इसमें देखिए गोल्जी अपरेटस क्या है। ये सेल है, किसी की भी सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, ठीक है। आप एक चीज लिख लो, प्लांट सेल के अंदर भी गोल्जी अपरेटस होता है, लेकिन वहां पे हम इसे क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। एनिमल सेल में इसे बोलते हैं गोल्जी अपरेटस। एनिमल सेल में क्या बोलेंगे? गोल्जी अपरेटस। और प्लांट सेल में गोल्जी अपरेटस को बोलते हैं डिक्टियोसोम। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। है गोल्जी अपरेटस ही है, क्या गोल्जी अपरेटस ही, लेकिन क्या कहेंगे? डिक्टियोसोम कह देते हैं। अब इसके अंदर देखो क्या शो करेंगे हम। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ हमने इस तरीके से ईआर बनाई थी, ठीक है। ईआर के बिल्कुल पास यहां पर इस तरीके से गोल्जी अपरेटस पड़ा होता है, ऐसे, ठीक है। क्या पड़ा होगा? गोल्जी अपरेटस। ओके, क्या कहेंगे हम? न्यूक्लियस, इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और साथ में क्या है? गोल्जी अपरेटस पड़ा है। क्या पड़ा है? गोल्जी अपरेटस। अब कल हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि ईआर है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है स्मूथ और एक होती है रफ, ठीक है। तो यहां कहते स्मूथ और रफ से इधर से क्या आएंगे? फैट्स, इधर से क्या आएंगे? प्रोटीन्स। तो फैट और प्रोटीन दोनों कहते हैं यहाँ पे गोल्जी अपरेटस के अंदर वसाइकल्स में पैक हो के अंदर चले जाएंगे, यहां से पैक होके अंदर चले जाएंगे। वसाइकल्स क्या होती है? छोटी छोटी थैलियां। दोबारा मैं लिख रही हूँ, एक बार सुनो, अभी लिखो मत, मैं रब नहीं करूंगी, एक बार सुनो। ईआर में दो चीजें बन रही हैं, एक बनती है प्रोटीन और एक बनता है फैट, ठीक है। ईआर में दोनों चीजें बन गई, क्या क्या बन गया? प्रोटीन और फैट बन गया। प्रोटीन और फैट बनने के बाद में ये यहां से बाहर आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, छोटी छोटी थैलियों के अंदर पैक हो जाएगा। इन थैलियों को बोलते हैं वसाइकल। क्या बोलेंगे? वसाइकल्स, ठीक है। प्रोटीन इस थैली के अंदर, एक थैली के अंदर प्रोटीन पैक हो जाएगा और एक थैली के अंदर क्या पैक हो जाएंगे? फैट। अब ये थैलियां किस में जाएंगी? ये थैलियां हम ये कहेंगे किसके अंदर जाएंगी? गोल्जी अपरेटस में चली जाएंगी। कहां पे चल जाएंगी? ईआर। ईआर में तो प्रोटीन और फैट बनता ही, आपने कल पढ़ लिया था। स्मूथ ईआर के अंदर बनता है फैट या लिपिड्स, और रफ ईआर के अंदर क्या बनते हैं? प्रोटीन्स। ये हमने कल पढ़ लिया था। अब कहते हैं ईआर के अंदर प्रोटीन और फैट बन गया, बनने के बाद ये यहां से बाहर निकल जाएगा और वहां यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी पॉकेट्स पड़ी हैं, वसाइकल्स। क्या पड़ी हैं? वसाइकल्स। उनके अंदर इसमें प्रोटीन पैक हो गया, इसमें फैट पैक हो गया। अब ये दोनों थैलियां कहाँ पे चली जाएंगी? गोल्जी अपरेटस में चली जाएंगी। कहाँ पे चली जाएंगी? गोल्जी अपरेटस के अंदर चली जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद में क्या होगा? आप यहाँ पे बस सीधा फंक्शन लिख लो, गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या हुआ? गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन को ये किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोप्रोटीन में। और लिपिड को ये किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोलिपिड में। यानी प्रोटीन और लिपिड्स के साथ ग्लूकोज को जोड़ देता है, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड के साथ किसको जोड़ देगा? ग्लूकोज को जोड़ देगा। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? गोल्जी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर, और लिपिड को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोलिपिड्स में। अगर कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो, ठीक है। तो इस टिश्यू को हम क्या इस ऑर्गेनल को हम क्या बोलेंगे? इसका काम क्या है? पैकिंग की, और फिर उसके बाद में मॉडिफिकेशन कर दिया। मॉडिफिकेशन का मतलब प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में और लिपिड्स को ग्लाइकोलिपिड्स में। अब इनको सिक्रीट कर देगा, सेल को दे देगा।
ये 3 काम होते हैं इसके। पहले प्रोटीन और लिपिड्स को पैक किया, पैक करने के बाद में इनको क्या किया, मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके इनको क्या कर दिया, सिक्रीट कर दिया। ठीक है, समझ आ गया सबको? हाँ 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 हाँ। एनिमल सेल में गोल्जी अपरेटस है, प्लांट सेल के अंदर भी गोल्जी अपरेटस है, लेकिन प्लांट सेल में इसे गोल्जी अपरेटस नहीं कहते, डिक्टियोसोम कहते हैं, काम सेम ही होता है। ठीक है अर्श, गोल्जी अपरेटस किस में बोलेंगे, एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर क्या कहेंगे, डिक्टियोसोम कहेंगे, है सेम, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बस नाम बदला है, जैसे एनिमल सेल का एनिमल सेल कर दिया, प्लांट का वैसे ही गोल्जी अपरेटस, डिक्टियोसोम, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है, सबका काम सेम है। ओके, चलिए, तो ये हो गया गोल्जी अपरेटस। राइबोसोम मैंने करवा दिया था, ईआर करवा दिया था, है ना, ईआर हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कल हो गया था, प्लास्टिड हो गया, वैक्यूल हो गया है। अब इसके बाद में देखो सेल डिवीजन। आप लोगों ने पहले सेल डिवीजन से पहले आप लोगों ने ये लिख लिया था, सेल वॉल प्लांट की किसकी बनी होती है, सेलुलोज। किसकी बनी होती है, सेलुलोज। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, लिख लो काइटिन। फंजाई पता है क्या होता है, उल्ली। ठीक है, फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन्स। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप लोगों से पूछ सकते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन्स। ठीक है, प्लांट सेल के बीच में, जैसे ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है, और यहां पे हम क्या कहेंगे, ये दूसरी प्लांट सेल है। आजो आजो, ये फर्स्ट प्लांट सेल है और ये क्या है, सेकेंड प्लांट सेल है। तो एक प्लांट सेल से दूसरी प्लांट सेल के अंदर, ये भी मैंने क्या बनाई है भाई, प्लांट सेल, ये भी मैंने क्या बनाई है, प्लांट सेल। एक प्लांट सेल से दूसरी प्लांट सेल के अंदर अगर कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कुछ भी, साइटोप्लाज्म यहां से जा रहा है, फूड जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, तो यहाँ पे जो ये बीच में कनेक्शन है ना, इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्मेटा। बात समझ में आई सबको, क्या बोल रहा है, बस आप ये लिख लो, प्लांट सेल के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। मिडल लैमिला से तो दो सेल्स आपस में जुड़ी होती हैं, देख लो बेटा, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है। ठीक है, और दोनों सेल्स के बीच में सिर्फ यहाँ पे देखो, हम ये कहेंगे कि प्लाज्मोडेस्मेटा यहाँ पे ऐसे कनेक्शन होएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन होएगा, बाकी सारी जगह पे यहाँ पे सीमेंट लगी होती है, सारी जगह कनेक्शन नहीं होता। जैसे मान लो ये ऊपर वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या है, सीमेंट लगी होती है, यहाँ पे भी सीमेंट लगी होती है। हाँ जी, कनेक्शन है दो सेल्स के बीच में, कंजक्शन नहीं कह सकते, कंजक्शन में तो क्या होता है, वो बैक्टीरिया के अंदर रहता है। ठीक है, कॉन्जुगेशन जिसे बोलते हैं भाई, जिससे क्या है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, और मतलब वो तो उनका एक टाइप का सेक्स होता है। ठीक है, ये प्लांट सीमेंट है, ये क्या है, प्लांट सीमेंट। इस प्लांट सीमेंट को क्या बोलते हैं, मिडल लैमिला। मिडल लैमिला को बोलते हैं प्लांट सीमेंट। और ये किसका बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट्स। किसका बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट्स का बना हुआ होता है। ठीक है भाई,
मिडल लैमिला। डन। हाँ जी, कितनी औखी है? देखो सौखा कुछ भी नहीं है ना? अगर आपने कुछ भी पाना है तो उसके लिए मैथ, तेरा मैथ सब्जेक्ट है क्या? हाँ फिर ले। चीज वही हार्ड लगती है जिससे हम नहीं जुड़े हुए। जिसको तुम रोज पढ़ रहे हो वो क्या हार्ड लगेगा? हार्ड। हाँ तो वही कह रहे हैं ना भाई, आप जिस सब्जेक्ट से कनेक्टेड हैं वो नहीं आएगा, दूसरा तो आपको आएगा ही, वो तो सिंपल सी बात है। अब ये चीजें आपके लिए बिल्कुल नहीं है, शायद आप लोगों ने 10th के बाद कभी नहीं पढ़ी। होता है। ये चैप्टर ओके। सही है। देखो देखो यही तो बात है ना, वो कहते हैं टीचर क्या होना चाहिए, मल्टी टैलेंटेड है। उसको मैथ भी आनी चाहिए, उसको साइंस भी आनी चाहिए, उसको इंग्लिश भी आनी चाहिए, उसको पंजाबी भी आनी चाहिए, उसको हिंदी भी आनी चाहिए, उसको एसएस भी आनी चाहिए। ठीक है, तो मल्टी टैलेंटेड बनाने का मतलब क्या है कि 11th के बाद और 10th के बाद आप लोगों ने, जो साइंस वाले बच्चे हैं उन्होंने मैथ्स नहीं की, जो मैथ्स वाले बच्चे उन्होंने साइंस नहीं की, है ना? तो वो कहते हैं भाई तुम दोनों में परफेक्ट होने चाहिए, फिर ही तुम टीचर बन सकते हो। तो वो चीज है, अब करना पड़ेगा, है ना? चलो ठीक है। अब देखो इसके बाद में हमने करना है सेल डिवीजन। दो टाइप का होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि सेल है ना लगातार डिवाइड होती रहती है। सेल डिवीजन का मतलब क्या है, सेल है वो लगातार डिवाइड होती रहती है। जो नए बच्चे मैं उनके लिए करवा रही हूँ। ठीक है, क्या है, माइटोसिस और मियोसिस, जिनको पंजाबी हिंदी में क्या बोलते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। ठीक है, ये क्या होता है, इक्वल। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। और मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशनल डिवीजन, और मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी ग्रोथ के लिए। ग्रोथ, कोई इंजरी हो गई है, इंजरी हो गई है तो हीलिंग में हेल्प करता है। ठीक है, घाव भरने में हेल्प करना, मतलब लगातार सेल को डिवाइड करना। लगातार, जैसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, क्या बोलना है, प्लाज्मोडेस्मेटा लिख तो दिया था। प्लाज्मोडेस्मेटा ये रहा, प्लांट सेल से प्लांट सेल में जो ट्रांसफर हो रहा है, प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, हैं? प्लांट में कनेक्शन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। हेलो यहां लिख देती हूँ, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या हो गया अर्श, ठीक है? ओके, चलो। सेल डिवीजन दो टाइप का है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन कब होता है, जब हमारी ग्रोथ हो रही है, यानी रोज ग्रोथ चलती रहती है। ठीक है, जब कोई इंजरी होगी, कहीं चोट लगी, वहां पे घाव बन गया, दोबारा सेल्स बननी है, तो कौन सा होएगा, माइटोसिस। और ये होता है इक्वेशनल डिवीजन, यानी इसमें अगर एक सेल से, इक्वेशनल का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहेगा। एक सेल में 46 क्रोमोसोम है,
46 ही रहेंगे। इससे अगर आगे बनेंगी तो 46 46 46, ठीक है, ये अरेंजमेंट रहेगा। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। यानी हर सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, सेम। मियोसिस देखो हमारी पूरी बॉडी में हमेशा यही चलता रहता है। ये कब होता है, ओनली फॉर गैमीट फॉर्म, यानी कि आप क्या कहेंगे, मियोसिस है। पहले रिडक्शन क्यों बोलते हैं, देखो रिडक्शन का मतलब है कि एक सेल के अंदर 46 है तो इससे दो बनेंगी तो 23 हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, मियोसिस। ठीक है, अगर एक में क्या है 46 तो इससे दो सेल बनेंगी तो उनमें कितना कितना हो जाएगा, 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। ओके, अब आपको याद रखना है कि मियोसिस कब होता है और कहां पे होता है। मियोसिस है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स के टाइम होता है, बस। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स का मतलब क्या है, क्या आ गया, टाइमिंग आ गया उस पे, इसलिए अच्छा अच्छा, टाइमिंग उधर भी चलती रहती है क्या ऐसे ही, अच्छा ऐसा भी होता है क्या कि टाइमिंग आ गई तो वो चीज नहीं दिखेगी। अच्छा 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 अच्छा, क्लास शुरू करेंगे तो टाइम स्टार्ट कर 0 बीजे 5 मिनट बाद करेंगे तो टाइम स्टार्ट। अच्छा हाँ अभी आने लगा मुझे लगता है। मियोसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। देखो गैमीट्स क्या होते हैं, आपको याद रखना है, मेल गैमीट का नाम क्या है, स्पर्म, और फीमेल गैमीट का नाम क्या है, एग। हाँ मेल गैमीट का नाम क्या है, स्पर्म, और फीमेल गैमीट का नाम क्या है, एग। अगर प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के मेल गैमीट को बोलते हैं पॉलन ग्रेन, और फीमेल में सेम ही है, एग ओवा, कुछ भी कह दो, ओवम है ना, कुछ भी हो, सेम ही है। तो भाई इसका मतलब समझ रहे हो कि मेल गैमीट जब भी बनेंगे, स्पर्म जब भी बनेंगे तभी मियोसिस होगा, स्पर्म जब बनेंगे तभी मियोसिस होगा, एग जब बनेगा तभी मियोसिस होगा, अदरवाइज हमारी बॉडी के अंदर मियोसिस नहीं होता। ठीक है, अदरवाइज क्या है, मियोसिस नहीं होता। कौन सा प्रोसेस होता है, ओनली फॉर माइटोसिस होता है। तो इसकी जैसे उसका अपन ने क्या लिखा है कि वो कब होता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंजरी रिकवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेरिएशंस, वेरिएशंस अकर। हाँ अब बताओ वेरिएशन क्यों आएगी, क्योंकि स्पर्म और एग फ्यूज होंगे। ठीक है, स्पर्म में अलग करेक्टर है, एग में अलग करेक्टर है, दोनों फ्यूज होंगे तो जो भी अपने पास न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके अंदर वेरिएशंस आएंगी, क्योंकि उसमें दोनों के करेक्टर होंगे ना, मेल और फीमेल दोनों के होंगे। नहीं फिर नहीं होगी, मतलब जब जब स्पर्म और एग बने हैं, हाँ मेल में बने हैं तो मेल में मियोसिस हो रहा है, फीमेल में बना है फीमेल में मियोसिस हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज मियोसिस नहीं होता, माइटोसिस ही चलता है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कुछ पूछना तो बोलो बच्चे। डन, ठीक है। अब देखो इसी चैप्टर के अंदर एक प्रोसेस आता है एंडोसाइटोसिस। क्या आता है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, ये दो टाइप का होता है।
एंडोसाइटोसिस, एंडो का मतलब क्या होता है? इन, साइटोसिस सेल, यानी सेल के अंदर कुछ आए। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है? इन सेल। ओके, तो यहाँ पे एंडोसाइटोसिस है, ये दो टाइप का होता है, फैगोसाइटोसिस और क्या होता है? पिनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस यानी सेल है जब किसी चीज को अंदर लेती है तो वो प्रोसेस दो टाइप का होता है, क्या क्या? फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? सॉलिड को अंदर लेना, ठीक है। व्हेन सेल ईट, या फिर हम क्या बोलेंगे? एनगल्फ सॉलिड पार्टिकल्स। जब कोई सेल है वो सॉलिड पार्टिकल्स को एनगल्फ कर रही है या खा रही है, ईट का मतलब क्या होता है? एनगल्फ। जब सॉलिड को वो अपने अंदर ले रही है तो उसे क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब ये होता है सेल, सेल ईटिंग, यानी सेल जब कुछ खाती है तो उसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ये होता है सेल ड्रिंकिंग, यानी जब सेल कुछ पीती है, ठीक है, अगर मान लो एनगल्फ कर रही है लिक्विड चीज को, लिक्विड को ले रही है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस। दोनों टर्म्स याद करनी है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सॉलिड को अगर सेल खा रही है, और पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? अगर सेल किसको खा रही है? लिक्विड को खा रही है, ठीक है। अब इसके बाद में आप लोगों के टॉपिक आता है यहाँ पे, थ्री टाइप के सोल्यूशन है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। तीन टाइप के क्या है? सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। बस बस वो खत्म हो गया, नए नए टॉपिक्स चल रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का कुछ आ गया क्या जो बड़ी बधाइयां मिल रही थी? अच्छा, और तो बहुत दिन बधाइयां पहले ही मिल गया चलो अच्छी बात है ना, एक गुड साइन है। चलो नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूशंस। तीन टाइप के सॉल्यूशन हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तीन टाइप के सॉल्यूशन हो गए, कौन कौन से? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अगर हम किसी सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो क्या होगा? ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हम यहाँ पर एक बीकर के अंदर कोई हमने सॉल्यूशन ले लिया। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। और आप लिख लो कि सॉल्यूशन, वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट, वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट, यानी ये हर चीज को अपने अंदर घोल लेता है। घोलने वाला क्या होता है? सॉल्वेंट। घुलने वाला क्या होता है? सॉल्यूशन। क्या हो गया मैम? इस बार बीए कंपलसरी तो नहीं, पेपर लई
मैम एक दिन में 3 क्लासेस लगती हैं। ये मुझे नहीं पता कितनी क्लासेस लगती हैं, क्या लगती हैं, 3 लगती हैं। किसकी पूछ रहे हो आप? बीएड की? बीएड वालों का ही बैच शुरू हुआ है, ये नहीं है। अर्श अर्श तो अपनी वो ईटीटी वाली है, अभी तक तो कुछ नहीं आया है, वो जब नोटिफिकेशन आएगा ना तभी पता चलेगा बीए कंपलसरी है कि नहीं है। ठीक है, नहीं है, हाँ बाकी वही है ना, बाद में सब पता चलता है, पहले आप कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, बीएड का पूछ रहे हैं, बीएड वाला। हाँ भाई बोलो। 4 भाई 4 कह रहे हैं स्टूडेंट्स। एक्चुअली मैं तो साइंस टीच करती हूँ, उसके बाद मैं चली जाती हूँ, मुझे नहीं पता कितनी क्लासेस लगती हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आपके पास नंबर होगा है ना ऑफिस का, तो आप वहां पे कॉल करके पूछ लीजिए। ओके ठीक है। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? जो किसी चीज को अपने अंदर घोलता है। सोल्यूट क्या होता है? जो घुलता है। जैसे हम एग्जांपल लें, साल्ट प्लस वाटर, अगर पानी के अंदर हम क्या है, नमक घोल दें, तो नमक क्या है? सोल्यूट है, और पानी क्या है? सॉल्वेंट है, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सोल्यूशन बनाते हैं। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, जितनी यहाँ पे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जितनी यहाँ पे ना, उतनी सेल के अंदर है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हमने कोई सेल रखी हुई है, अगर कोई सेल रखी है, उसके अंदर भी उतना ही पानी और नमक है जितना कि बाहर है। यानी अंदर जितना पानी और नमक है उतना ही क्या है? बाहर है। तो ना तो पानी अंदर आएगा ना पानी बाहर जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ कंसंट्रेशन क्या है? सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम कंसंट्रेशन। यानी यहाँ पे भी मान लो आप ये कहें, यहाँ पे भी 20 ग्राम नमक है और 20 ग्राम पानी है, बाहर भी क्या है? 20 ग्राम नमक है, 20 ग्राम पानी है। जब कहते हैं अंदर और बाहर, सेल के अंदर और बाहर कंसंट्रेशन सेम हो, तो कहते कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ना पानी अंदर जाएगा ना पानी बाहर जाएगा, तो सेल रिमेन सेम। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आपसे पूछेंगे तो आप क्या कहोगे? सेल रिमेन सेम, यानी सेल का साइज क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके बोलो भाई, समझ में आ गया है? क्या हो गया वीरपाल? सोल्यूशन, ठीक है, ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, मिलके क्या बनाएंगे? सोल्यूशन। ओके, तो आपको बस एक चीज याद रखनी है, चाहे आपसे प्लांट सेल के लिए पूछे, चाहे आपसे एनिमल सेल के लिए पूछे, आपको ये कहते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल को रखा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में एनिमल सेल को रखा है, तो क्या होगा? आप कहोगे कुछ भी नहीं होगा, सेल जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है, तो आइसोटोनिक के अंदर नो चेंज। ओके, सेल रिमेन सेम। अब आ जाओ भाई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल को रख रहे हैं, किसमें रख रहे हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल को रख रहे हैं। अब हाइपोटोनिक के अंदर क्या होगा भाई? सेल है ना, वो फूल जाती है, याद रखना है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? प्लांट सेल स्वेलअप, फूल जाएगी, और एनिमल सेल में क्या कहते हैं? आरबीसी डालते होते हैं, रेड ब्लड सेल, वो क्या हो जाएगी? ब्रस्ट हो जाएगी। ठीक है, प्लांट सेल तो फूल जाती है और एनिमल सेल क्या है? ब्रस्ट हो जाती है। सुनिए कैसे, स्पेशली आरबीसी के लिए क्वेश्चन आता है, ब्रस्ट हो जाएगा, आता ही आरबीसी के लिए है। ठीक है, कि आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो क्या होगा। ओके, इसलिए मैंने रेड ब्लड सेल लिखा है।
अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि रीजन क्या है, सुनो। यहां पर हम क्या कहेंगे, पानी है वो 50 ग्राम है, यहाँ पे 50 ग्राम पानी है मान लो, ठीक है। इधर क्या है, 30 ग्राम पानी है। बात समझ आ रही है? यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर बाहर पानी ज्यादा है, तो पानी किधर से किधर जाएगा, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। जिधर वो ज्यादा उधर से किधर जाएगा, जिधर वो कम है। तो पानी सेल के अंदर जाना शुरू कर देगा। पानी क्या है, सेल के अंदर जाना शुरू कर देगा। अब कहते प्लांट सेल तो फूल जाएगी। प्लांट सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। क्यों फूल जाती है प्लांट सेल? प्लांट सेल तो फूल जाएगी क्योंकि प्लांट सेल के अंदर पानी भरता जाएगा, लेकिन वो फटेगी क्यों नहीं, ये चीज आपको याद रखनी है। क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से वो नहीं फटती, क्योंकि सेल वॉल है वो हार्ड होती है। सेल वॉल क्या होती है, हार्ड। अब एनिमल सेल क्या है, ब्रस्ट हो जाती है। क्यों? बिकॉज सेल वॉल इज एब्सेंट। बिकॉज सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। बात समझ में आई? ठीक है कि भाई प्लांट सेल है वो तो फूल जाएगी, वो फटेगी क्यों नहीं, क्योंकि उसमें सेल वॉल होती है, और सेल वॉल क्या होती है, हार्ड होती है, सेलुलोज की बनी होती है। एनिमल सेल में चाहे एनिमल सेल लिखा हो, वैसे क्वेश्चंस में आरबीसी आता है, तो इसलिए मैंने आरबीसी लिख दिया कि इस एनिमल सेल है वो फटेगी नहीं। क्यों नहीं फटेगी? क्योंकि उसमें फट जाएगी, सॉरी, क्यों फट जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, अब आ गया, ये अपना हो गया हाइपोटोनिक, और लास्ट रह गया हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक के अंदर आप क्या कहोगे, सेल श्रिंक। क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। या फिर हम क्या बोलते हैं, श्रिंक के लिए टर्म यूज करते हैं फ्लैशिड। क्या टर्म यूज करते हैं, फ्लैशिड। दोनों ही, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों ही श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, चाहे आपके पास क्या है, फ्लैशिड टर्म यूज करते हैं श्रिंक के लिए, चाहे प्लांट सेल है चाहे क्या है, एनिमल सेल है, दोनों ही क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। दोनों ही क्या हो जाएंगी, श्रिंक। हाइपरटोनिक में बस इसका अपोजिट कर दो। ये मान लो हमारे पास बीकर है, इसके अंदर सेल पड़ी है, ठीक है। बाहर पानी क्या होगा, कम होगा। बाहर पानी मान लो उल्टा कर दो, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे क्या है 50 है, तो बाहर की तरफ आएगा। बाहर आएगा तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, ये ना रोज आप दीदार से सेव करवा के ग्रुप में भिजवा लिया करो, ताकि जो भी नहीं आया, अगर किसी ने नोट्स बनाने हैं तो वो बना सकता है। ठीक है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसको नहीं याद रहता। तुम अपने आप क्या है कि जैसे तुम्हारा नया ग्रुप है, ठीक है, तो बने बनाए नोट्स तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। अगर मान लो कुछ छूट जाता है, कुछ रह जाता है, कोई चीज नहीं समझ में आई, तो तुम यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट देखो, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, यानी प्लाज्मा का श्रिंक हो जाना। प्लाज्मा श्रिंक कब होता है, इसका आप कंपैरिजन है ना हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से कर सकते हो।
प्लाज्मोलाइसिस कहाँ पे होता है? इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका यूज कहाँ पे है? देखो, जैसे हम कहते हैं कि हम अचार में, पिकल में हम क्या डालते हैं? नमक डालते हैं, ठीक है। जैम जेलीज, जैम और जेलीज हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा क्या होती है? शुगर होती है, मीठा होता है। रीजन क्या है भाई? अगर मान लो उसके ऊपर हम जैसे एग्जांपल लें, अचार के अंदर नमक डाला होता है ना, कहते हैं अचार खराब नहीं होता। तो क्या कहते हैं कि मान लो यहाँ पे ये अपना डब्बा है जिसके अंदर अचार भरा हुआ है, तो यहाँ पे ऑयल होगा और यहाँ पे सारा क्या पड़ा है? अचार पड़ा है मान लो, ठीक है। आप क्या कहोगे? इसके ऊपर मान लो फंजाई का या बैक्टीरिया ने या किसी ने अटैक कर दिया, तो भाई ये पड़ा है यहाँ पर, मान लो ये बैक्टीरिया आ गया जिसने इसके ऊपर अटैक किया, तो अब क्या होगा? इसकी सेल में तो पानी होगा, यहाँ पे पानी है नहीं, तो ये सारा अचार वाला जो भी अपना मटेरियल है वो क्या बन गया? हाइपरटोनिक बन गया। क्या बन गया? हाइपरटोनिक। तो इसका सारा का सारा पानी बाहर आ जाएगा और इसकी जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक होते ही वो मर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए नमक ज्यादा डालते हैं। प्लाज्मोलाइसिस यानी प्लाज्मा का श्रिंक हो जाना। तो प्लाज्मा को श्रिंक करके हम किसी भी चीज को मार सकते हैं। जैसे खेतों के अंदर जो वीडीसाइड्स डालते हैं ना, खेतों में क्या डालते हैं? वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स क्या होते हैं? वो जो भी वीड्स उगे हुए हैं, अनवांटेड जो प्लांट्स उगे हुए हैं, उनसे सारा क्या है? पानी बाहर निकाल देते हैं, उनका प्लाज्मोलाइसिस कर देते हैं, उनकी सेल श्रिंक हो जाती है, फिर उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ठीक है। तो प्लाज्मोलाइसिस का यूज इस तरीके से किया जाता है। बात समझ में आई सबको? तो ये आप लोगों का सेल वाला जो चैप्टर है और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं सब आप लोगों के क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। कल हम शुरू करेंगे फिजिक्स का चैप्टर, ठीक है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। ह्यूमन आई, उन पे भी क्वेश्चन आते हैं ना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो ये ना रोज वाले ग्रुप में भेज दिया। हाँ जी।